हेलो एवरीवन, हमारे चैनल पे आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लेखपाल का डेली प्रैक्टिस सेट 19 सॉल्व करेंगे और ये प्रैक्टिस सेट सिर्फ आपके लेखपाल के एग्जाम के लिए नहीं बल्कि लोअर पीसीएस और यूपी ट्रिपल एससी आयोग की अन्य परीक्षाओं में भी बहुत सहायक है। आप यहाँ से जीएस के क्वेश्चन और वैसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में ओवरलैप करेंगे उनको बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। और इन प्रैक्टिस सेट को बिल्कुल सिलेबस को ध्यान में रख के ही बनाया गया है। सिलेबस के जो टॉपिक्स हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, उन्हीं से प्रश्न बनाए गए हैं। एक्स्ट्रा कोई भी आपको इसमें टॉपिक नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। मुगल मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत जात शब्द निम्नलिखित में से किसे प्रदर्शित करता था? सैनिकों की व्यक्तिगत बहादुरी, प्रशासनिक विभाग का नाम, मनसबदार का व्यक्तिगत पद और वेतन, घुड़सवारों की कुल संख्या या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या होगा? मनसबदार का व्यक्तिगत पद और वेतन। देखिए, अकबर द्वारा शुरू की गई मनसबदारी व्यवस्था में जात और सवार दो महत्वपूर्ण पद थे। जात से अधिकारी की सेना में वरीयता और उसके वेतन का निर्धारण होता था और सवार पद से यह पता चलता था कि उस मनसबदार को कितने घुड़सवार रखने हैं। मनसबदारी व्यवस्था मंगोलों की दशमलव प्रणाली पर आधारित थी और जहांगीर ने इस व्यवस्था में द्विअस्पा और सिंहस्पा प्रणाली भी जोड़ी थी। देखिए, यहाँ पे आपको क्वेश्चंस के बाद जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताए जाते हैं ना, आप उनको भी कंसिडर करेंगे, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं ये किसी ना किसी एग्जाम में ही पूछे गए एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, जो कि यहाँ पे इससे कनेक्ट होते हैं और रिलेट होते हैं। द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के माध्यम से निम्नलिखित में से किसने धन के निष्कासन यानी कि ड्रेन ऑफ वेल्थ के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत प्रस्तुत किया था दादा भाई नौरोजी ने अपनी कौन सी पुस्तक में? द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में। दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्टैटिस्टिक्स आंकड़ों या स्टैटिस्टिक्स डेटा के साथ ये सिद्ध किया था कि ब्रिटिश भारत की संपत्ति को ब्रिटेन ले जा रहे हैं। उन्होंने इस प्रक्रिया को अनिष्टों का अनिष्ट यानी कि इविल ऑफ ऑल इविल्स कहा। इस सिद्धांत ने भारतीय राष्ट्रवाद की आर्थिक नींव तैयार करी। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है और वे ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन पूछता है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? तो ये दादा भाई नौरोजी जी को कहते हैं। प्राचीन भारत राजस्व व्यवस्था में प्रयुक्त शब्द भाग का निम्नलिखित में से अर्थ क्या है? धार्मिक संस्थानों को दिया गया दान, भूमि राजस्व का राजा का हिस्सा, युद्ध में लूटा गया धन, व्यापारियों पर लगाया गया आयात कर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भाग का अर्थ होता था भारतीय प्राचीन राजस्व व्यवस्था में भूमि राजस्व में राजा का हिस्सा, यानी कि भूमि राजस्व में राजा का कितना भाग होगा, इसको भाग कहते थे। देखिए, भाग प्राचीन काल में कृषि उपज पर लगने वाला मुख्य कर था जिसे राजा प्राप्त करता था या जो राजा को मिलता था। सामान्यतः ये उपज का 1/6 भाग होता था जो भूमि की उर्वरता पर निर्भर करता था। मौर्य काल में अर्थशास्त्र के अनुसार इसे एकत्र करना राज्य का प्रमुख आय स्रोत था। और बलि क्या होती थी? बलि एक अन्य प्राचीन कर था जो प्रारंभिक वैदिक काल में स्वैच्छिक होता था, लेकिन इसको बाद में अनिवार्य कर दिया गया। शुल्क व्यापारियों से उनकी वस्तुओं की बिक्री पर लिया जाने वाला कर था। उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में प्रचलित झूम कृषि का मुख्य प्रकार क्या है? मतलब झूम कैसी खेती है? तो ये स्थानांतरित खेती है, स्थानांतरित कृषि है। झूम कृषि एक प्रकार की शिफ्टिंग कल्टीवेशन या स्थानांतरित कृषि है जिसमें जंगलों को काटकर साफ किया जाता है। इसको स्लैश और बर्न कृषि के नाम से भी जाना जाता है। यह मिट्टी की उर्वरता समाप्त होने पर दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर दी जाती है। मान लीजिए यहाँ जंगल था, इस एरिया में इसको साफ किया, यहाँ पे खेती करी, यहाँ पे खेती करते रहे और फिर जब ये लगा कि भूमि अब इसकी उर्वर क्षमता कम हो गई है तो फिर ये इस जगह को छोड़कर यहाँ आगे शिफ्ट हो जाते थे। ऐसे ही ये चलता रहता था ये प्रोसेस। इसे उड़ीसा में पामाडाबी या कोमान कहा जाता है। पश्चिमी घाट में इस प्रकार की खेती को कुमारी के नाम से जाना जाता है। तो ये अलग अलग जगह पे क्या क्या नाम से इसको जाना जाता है, आप ये भी याद रखेंगे क्योंकि ये भी पूछता है। जैसे कि आपसे पूछ लिया कि पामाडाबी या कोमान एक स्थानांतरित कृषि का प्रकार है, लेकिन इसका ये नाम किस राज्य में या किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो कहाँ पे प्रचलित है? ये उड़ीसा में है। और पश्चिमी घाट में इसका क्या नाम प्रसिद्ध है? कुमारी प्रसिद्ध है। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत जिसे क्रोड कहा जाता है मुख्य रूप से किन तत्वों से बनी होती है? जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी का क्रोड है, ये पृथ्वी है, अगर हम इसका एक हिस्सा काटते हैं अंदर से तो ये हमें मिलता है। तो ये सबसे बाहरी हिस्सा हो गया, ये आंतरिक हो गया और ये कोर हो गया, ठीक, ये कोर है। तो ये पूछा जा रहा है कि मुख्य रूप से ये जो क्रोड होता है
ये किससे बना होता है? तो ये बना होता है निकिल और लोहे से। इसको क्या बोलते हैं? नीफे, निकिल एंड फेरस, नीफे। ठीक है। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को नीफे भी कहा जाता है। इसमें निकेल और फेरस यानी कि लोहे की प्रधानता होती है। ये परत अत्यधिक तापमान और दबाव वाली होती है। देखिए ये अंदर की तरफ है तो इससे यहाँ पे प्रेशर बहुत ज्यादा लगेगा, तो इसमें बहुत ज्यादा दबाव होता है और टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा होता है। और बाहरी कोर जो होती है वो तरल अवस्था में होती है। अगर ये जो कोर वाला एरिया है, ये जो कोर वाला एरिया है, ये भी दो पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है। तो जो ये बाहरी कोर वाला हिस्सा होता है ये तरल अवस्था में होता है, और ये जो अंदर वाला होता है ये सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक है। देखिए बाहरी कोर तरल अवस्था में है, जबकि आंतरिक कोर ठोस अवस्था में होता है। और पृथ्वी के आयतन का मात्र 16% भाग ही क्रोड है। वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी सभी घटनाएं जैसे कि बादल, वर्षा और कोहरा ये सब घटित होती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो मौसम संबंधी सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में यानी कि ट्रोपोस्फेयर में घटित होती हैं। ट्रोपोस्फेयर वायुमंडल की सबसे निचली और महत्वपूर्ण परत है। इसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर घटता है, जिसे समान ह्रास दर कहते हैं। वायुमंडल का लगभग 80% द्रव्यमान इसी परत में केंद्रित होता है और इसकी औसत ऊंचाई लगभग 13 किलोमीटर है। ध्रुवों पे ये 8 किलोमीटर होती है और जो भूमध्य रेखा वाला एरिया होता है वहां पे ये 18 किलोमीटर होती है। क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाली सीमा को क्षोभ सीमा या ट्रोपोपॉज कहते हैं। संविधान की 8वीं सूची में सिंधी भाषा को किस वर्ष आधिकारिक भाषा के रूप में जोड़ा गया था? 1967, 1971, 1985, 1992 या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था 1967 में। और कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा गया था? ये 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 1967 में सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। जो मूल संविधान था उसमें केवल 14 भाषाएं थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे इसमें और भाषाएं ऐड होने लगी और वर्तमान में टोटल कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। तो 21वें संविधान संशोधन से सबसे पहले सिंधी भाषा जोड़ी गई, फिर 71वें संविधान संशोधन के द्वारा केएमएन जोड़ी गई। केएमएन मतलब कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। इसके बाद फिर 2003 में 92वें संविधान संशोधन के द्वारा बीडीएमएस जोड़ा गया, यानी कि बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। ये कोड वर्ड आप याद रखेंगे तो इससे आपको आसानी रहेगी लर्न करने में। भारतीय संविधान का भाग 15 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? राजभाषा, आपातकालीन उपबंध, निर्वाचन, संविधान का संशोधन या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो संविधान का भाग 15 संबंधित है निर्वाचन से, यानी कि इलेक्शन से। संविधान का भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 तक की इलेक्शन के बारे में बताता है। यह निर्वाचन आयोग की स्थापना और शक्तियों का वर्णन भी करता है। और भाग 17, 10, 5, 15, 16, 17, हाँ, भाग 17 राजभाषा से और भाग 18 आपातकालीन उपबंधों से संबंधित है। इमरजेंसी प्रोविजंस भाग 18 में है, राजभाषा भाग 17 में है और भाग 15 में इलेक्शंस के बारे में बात होती है। और जो भाग 20 होता है इसमें अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया बताई गई है। और निर्वाचन आयोग कैसा निकाय है? ये एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। आगे बढ़ते हैं। संविधान की 4थी अनुसूची का मुख्य संबंध किससे है? शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप से, राज्यसभा में सीटों के आवंटन से, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से, असम, मेघालय, त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्र या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो 4थी अनुसूची का मुख्य संबंध होता है राज्यसभा में सीटों के आवंटन से। देखिए 4थी अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। 3री अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों के लिए शपथ का प्रारूप दिया गया है। और 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। और राज्यसभा में सीटों का आवंटन प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा, ये मेंशन है। और उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सर्वाधिक कितनी सीटें हैं? 31 सीटें हैं। ऊंचे वृक्षों में मृदा से जल और खनिज लवणों का ऊपर की ओर संवहन मुख्य रूप से किस ऊतक के माध्यम से होता है और इसके लिए उत्तरदायी मुख्य बल क्या होता है? फ्लोएम और परासरण दबाव, जाइलम और वातपोत्सर्जन खिंचाव, कैम्बियम और गुरुत्वाकर्षण बल, पैराकाइमा और विसरण या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसमें बात हो रही है जल की और खनिज लवणों का ऊपर की ओर संवहन। ये होता है मेनली जाइलम और वाष्पोत्सर्जन खिंचाव से। देखिए जाइलम ऊतक पौधों में जलों और घुले हुए खनिजों को जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है।
और जो ट्रांसपिरेशन पुल होता है वह मुख्य खिंचाव बल है जो पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण के कारण उत्पन्न होता है। यह बल जल के अणुओं के बीच सशक्त बल या कोहेसिव फोर्स के साथ मिलकर जल को ऊंचाई तक चढ़ाता है। और फ्लोएम का मुख्य कार्य पत्तियों में बने भोज्य पदार्थ यानी कि भोजन, जिसको शर्करा कहते हैं, इसको पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाना है। तो इसमें आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि जो जाइलम होता है ये क्या लेके जाता है, जल और खनिज लवण, और जो फ्लोएम होता है ये क्या लेके जाता है, ये फूड लेके जाता है। तो जाइलम जा से जल, वाटर, इससे आप याद कर सकते हैं। और फ्लोएम फा से और एफ से फूड, तो जाइलम जल ले जाने का काम करता है और फ्लोएम फूड पहुंचाने का काम करता है। जाइलम एक मृत ऊतक है जबकि फ्लोएम एक जीवित ऊतक है। और पौधों की आयु की गणना जाइलम के वार्षिक वलयों यानी कि एनुअल रिंग्स के को गिनकर ही की जाती है, जिसे डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं। जैसे कि ये पेड़ है, अब इसके अंदर कितने छल्ले बने हैं, ऐसे 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 करके इसी के आधार पर पेड़ों की आयु कितनी होगी इसका पता लगाया जाता है। इसमें जितने ज्यादा छल्ले होते हैं उसी के आधार पर पेड़ की आयु का पता लगाया जाता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं। कैंसर के उपचार रेडियोथेरेपी में प्रयुक्त होने वाले रेडियोधर्मी समस्थानिक कोबाल्ट 60 से कौन सी किरणें उत्सर्जित होती हैं जो कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने की क्षमता रखती हैं? अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें, कैथोड किरणें या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इससे कौन सी रिलीज होती हैं, गामा रेज। कोबाल्ट 60 एक कृत्रिम रेडियोधर्मिक समस्थानिक है जो तीव्र गामा रेज उत्सर्जित करती हैं। गामा किरणें उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंग होती हैं जिनकी वेधन क्षमता या पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज्यादा होती है। ये किरणें कैंसर कोशिकाओं के डीएनए को नष्ट करके उनकी वृद्धि को रोक देती हैं। चिकित्सा विज्ञान में इसे कोबाल्ट थेरेपी के नाम से भी जाना जाता है। आयोडीन 131 का प्रयोग थायराइड कैंसर के उपचार में किया जाता है और फास्फोरस 32 का प्रयोग ल्यूकेमिया यानी कि रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है। घरेलू उपकरणों जैसे कि पंखा, वॉशिंग मशीन और मिक्सी में प्रयुक्त होने वाली इलेक्ट्रिक मोटर ऊर्जा के किस रूपांतरण के सिद्धांत पर काम करती है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है या तापीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो जैसे पंखा, वॉशिंग मशीन, ये सब क्या करते हैं, जब उनको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है तो वो यांत्रिक ऊर्जा में उसको परिवर्तित करता है, यानी कि इसका उत्तर होगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। विद्युत मोटर एक ऐसा उपकरण होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। यह चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाले बल के सिद्धांत पर आधारित है और इसकी कार्यप्रणाली फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम यानी कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड के द्वारा निर्धारित होती है। इसमें आर्मेचर, चुंबकीय ध्रुव और कम्यूटेटर मुख्य भाग होते हैं और डायनेमो, विद्युत डायनेमो इसके ठीक विपरीत कार्य करता है जो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और माइक्रोफोन क्या करता है, वो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसे आप कमेंट में बताइए कि जो सोलर सेल्स होती हैं वो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना किस राज्य में की गई थी? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जिम कॉर्बेट की स्थापना करी गई थी उत्तराखंड में। इसका पहले नाम क्या था, हेली नेशनल पार्क था। और प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो कि 1973 में होती है वो जिम कॉर्बेट से ही करी गई थी। और यहाँ से कौन सी रिवर फ्लो होती है, यहाँ से रामगंगा रिवर फ्लो होती है। या क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जाता है कि जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो वो रामगंगा नदी के किनारे स्थित है। देखिए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना 1936 में करी गई थी और ये उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। स्थापना के समय इसका नाम हेली नेशनल पार्क था और ये बाघों के संरक्षण के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। रामगंगा इस पार्क के बीच से होकर बहती है और इस पार्क का नाम प्रसिद्ध शिकारी और संरक्षणवादी जिम कॉर्बेट के सम्मान में रखा गया था। असम में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से किस वन्य जीव के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाला गैंडा, एशियाई हाथी, हिम तेंदुआ, जंगली कथा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो काजीरंगा प्रसिद्ध है एक सींग वाले गैंडे के संरक्षण से। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान दुनिया में एक सींग वाले गैंडे यानी कि वन हॉर्न राइनो की सर्वाधिक आबादी के लिए जाना जाता है। ये असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है और इसको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी मान्यता दी गई है। यहाँ हाथियों, बाघों और जंगली भैंसों की भी अच्छी संख्या पाई जाती है।
भारत में एक सींग वाले गैंडे केवल असम और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं और मानस राष्ट्रीय उद्यान भी गैंडों के लिए ही प्रसिद्ध है। इसके अलावा जो ये जंगली गधा है, इसके लिए कौन सा पार्क फेमस है, कमेंट में बताइए आप। गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस जीव का अंतिम प्राकृतिक आवास है? तो ये अंतिम प्राकृतिक आवास किसका है? बंगाल टाइगर का, एशियाई शेर का, भारतीय गैंडे का, काले हिरन का, यूपी में से कोई नहीं। तो गिर है प्राकृतिक आवास एशियाई शेरों का। गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाटिक लायंस का विश्व में एकमात्र प्राकृतिक निवास है, एकमात्र नेचुरल हैबिटेट है ये याद रखिएगा, नेचुरल हैबिटेट है ये गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है और शेरों की सुरक्षा के लिए इसे 1965 में अभ्यारण्य और फिर बाद में इसको नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया। यहाँ शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अफ्रीकी शेरों की तुलना में एशियाई शेर आकार में थोड़े छोटे होते हैं और उनकी गर्दन के बाल यानी कि मेन्स जो होते हैं, जो शेर होते हैं उसके जो ऐसे ऐसे बाल होते हैं, जिन लोगों में कम होते हैं। और गिर क्षेत्र मालाधारी जनजातियों के लिए भी जाना जाता है जो यहाँ शेरों के साथ सहअस्तित्व में रहते हैं। अभी जो है 2025 में ही शेर की जनगणना हुई थी, जिसका टॉपिक और जिसके बारे में डिटेल में आपको 1 क्लास 1 टॉपिक में पढ़ाया गया है। तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि शेरों की संख्या कितनी बड़ी है और उनकी आबादी में क्या परिवर्तन आया है, उनके निवास में क्या परिवर्तन आया है। तो वहां जाके आप अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। केरल में स्थित पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है? समुद्री कछुए के लिए, ऊद बिलाव के लिए, जंगली हाथी के लिए, मगरमच्छ के लिए, या उपयुक्त में से कोई नहीं? पेरियार वन्य जीव प्रसिद्ध है जंगली हाथियों के लिए। पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य केरल के इडुक्की जिले में स्थित है और हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। ये एक महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व भी है। हाथी रिजर्व है तो है ही है ये, और इसके अलावा टाइगर रिजर्व भी है और क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। यहाँ एक कृत्रिम झील पेरियार झील स्थित है जहां वन्य जीव पानी पीने के लिए आते हैं, या पश्चिमी घाट के पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित है। पेरियार अभ्यारण्य को थिकेड्डी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ नीलगिरी तहर और शेर जैसी पूंछ वाले बंदर, जिनको लायन टेल मैकॉक कहते हैं, ये भी पाए जाते हैं। भारत के किस राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो टाइगर स्टेट के रूप में जाना जाता है मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या भारत में सर्वाधिक होने के कारण इसको टाइगर स्टेट कहा जाता है। और टाइगर सेंसस 2022 के अनुसार मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या 785 है। यहाँ कान्हा, बांधवगढ़ और पेंच जैसे प्रसिद्ध बाघ संरक्षण क्षेत्र है। और मध्य प्रदेश को लेपर्ड स्टेट यानी तेंदुआ राज्य के रूप में भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश के बाद कर्नाटक दूसरे स्थान पर है जहां बाघों की संख्या सबसे ज्यादा है। यानी कि सबसे ज्यादा कहाँ पे है बाघों की संख्या? एमपी में है। उसके बाद फिर कहाँ है? कर्नाटका में है। राष्ट्रीय बाघ जनगणना प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित की जाती है। शब्द रचना की मूल अवधारणा के अनुसार प्रत्यय के संदर्भ में कौन सा सही है? तो प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ते हैं, प्रत्यय शब्द के आरंभ में जुड़ते हैं, प्रत्यय स्वतंत्र शब्द होते हैं, प्रत्यय का अपना निश्चित अर्थ होता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो जो प्रत्यय होते हैं वो शब्द के अंत में जुड़ते हैं। प्रत्यय वे शब्दांश है जो किसी शब्द के अंत में लगकर एक नया शब्द बनाते हैं। इनका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है और ना ही ये स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होते हैं। ये मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाते हैं और या फिर उसको विशेष बनाते हैं। प्रत्यय के मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं। एक कृदंत होते हैं यानी कि जो क्रिया के साथ होते हैं, और एक तदिर्थ होते हैं यानी कि जो संज्ञा या विशेषण के साथ होते हैं। ठीक है। और उपसर्ग शब्द शुरुआत में जुड़ते हैं, जैसे प्रत्यय लास्ट में लगते हैं और जो उपसर्ग होते हैं वो प्रारंभ में लगते हैं। मानवता शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव क्या है? तो इसका सही अलगाव होगा मानव प्लस ता। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये जो ता है ये प्रत्यय हो गया है, तो ये प्रत्यय का अच्छा एग्जाम्पल है। मानवता में मूल शब्द मानव है और ता भाववाचक प्रत्यय है। ता प्रत्यय जुड़ने से जातिवाचक संज्ञा मानव भाववाचक संज्ञा में बदल जाती है, या तदित प्रत्यय का एक सटीक उदाहरण है। ऐसे ही सुंदरता और मित्रता भी इसी संरचना के शब्द हैं। मूल शब्द की पहचान करने के लिए प्रत्यय को हटाने के बाद जो बचा हुआ शब्द है वो सार्थक होना चाहिए, यानी कि उसकी मीनिंग निकलनी चाहिए। अगर नहीं निकलती है तो मतलब वो शब्द ठीक नहीं है। व्याकरण में 2 वर्णों के निकट आने से उनके आपसी मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं? संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, उपयुक्त में से कोई नहीं? व्याकरण में 2 वर्णों के निकट आने से उनके आपसी मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसको संधि कहते हैं।
संधि शब्द का अर्थ मेल या जोड़ होता है। जब दो ध्वनियां या वर्ण आपस में मिलते हैं तो उनके स्वरूप में जो भी परिवर्तन आता है उसको संधि कहते हैं। संधि में ध्वनियों के मेल से नए शब्द का निर्माण होता है। संधि मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। और संधि विच्छेद वो प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा संधि युक्त शब्दों को पुनः मूल अवस्था में लाया जाता है और उनको अलग अलग किया जाता है। समास शब्द का शाब्दिक अर्थ निम्नलिखित में से क्या होता है? विस्तार, संक्षेप, विक्षेद, विग्रह या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका अर्थ क्या होता है? संक्षेप। देखिए, समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। जब 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर एक नया और एक छोटा शब्द बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। इसमें कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करने का प्रयास किया जाता है और सामासिक पद को समस्त पद भी कहा जाता है। और समास के माध्यम से कम शब्दों में प्रभावी लेखन संभव हो पाता है। वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं उसको क्या कहते हैं? तो उसको उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग का अर्थ होता है पास आकर नया शब्द बनाना। जैसे कि उपसर्ग के 2 शब्दों के मेल से बना है, एक उप और एक सर्ग। तो उप का अर्थ होता है निकट और सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना, यानी कि पास आके नया बनाना। उपसर्ग का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, ये केवल शब्दों के पूर्व में ही जुड़कर अर्थ बदलते हैं। एक ही मूल शब्द में अलग अलग उपसर्ग लगा के भिन्न भिन्न अर्थ वाले शब्द भी बनाए जा सकते हैं। हिंदी में संस्कृत, हिंदी और विदेशी भाषाओं के उपसर्ग का प्रयोग होता है और उपसर्ग शब्द के मूल अर्थ को पूरी तरीके से बदल भी सकते हैं। नीति आयोग के कृषि विपणन और किसान अनुकूलन सूचकांक का मुख्य उद्देश्य राज्यों को किस आधार पर रैंक करना है? कृषि क्षेत्र में किए गए सुधारों के कार्यान्वयन की डिग्री, राज्यों द्वारा दी जाने वाली उर्वरक सब्सिडी की मात्रा, केवल खाद्यान्न उत्पादन का कुल मीट्रिक टन, ट्रैक्टरों के पंजीकरण की कुल संख्या या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या होगा? कृषि क्षेत्र में किए गए सुधारों के कार्यान्वयन की डिग्री। AMFFRI सूचकांक राज्यों द्वारा विपणन सुधारों, भूमि पट्टों सुधारों और निजी भूमि पर वृक्षारोपण के सुधारों के आधार पर अंक देता है। इसका उद्देश्य राज्यों को कृषि क्षेत्र में आधुनिक और किसान हितैषी नीतियां अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। यह ई-नाम जैसे प्लेटफॉर्म के प्रभावी उपयोग की भी जांच करता है और महाराष्ट्र और गुजरात अक्सर इस सूचकांक में अग्रणी रहते हैं और यह सूचकांक कृषि क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी संघवाद का एक अच्छा उदाहरण है। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान में नीति आयोग की भूमिका के बारे में इसके कार्यान्वयन के लिए कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म आधार प्रदान करता है? केवल भूलेख पोर्टल, BISAGN द्वारा विकसित GIS प्लेटफॉर्म, रेलवे बुकिंग पोर्टल, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या होगा? BISAGN द्वारा विकसित GIC प्लेटफॉर्म। पीएम गति शक्ति एक इंटीग्रेटेड मंच है जो 16 मंत्रालय को बुनियादी ढांचा कनेक्टिविटी परियोजना की योजना बनाने के लिए एक साथ लाता है। नीति आयोग इसके समन्वय और लॉजिस्टिक लागत को कम करने के दृष्टिकोण में भी मदद करता है। BISAGN जिसको क्या कहते हैं? भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्टेट एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, इसके लिए तकनीकी सहायता प्रदान करता है। इस योजना का लक्ष्य है कि भारत में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जाए और यह योजना 2021 में 100 लाख करोड़ रुपए के निवेश लक्ष्य के साथ घोषित करी गई थी। नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी सूचकांक यानी कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स मुख्य रूप से किन 3 आयामों पर आधारित है? आय, व्यय और बचत, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र, रोजगार, आवास और परिवहन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो MPI आधारित होती है स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर पर। MPI में 3 आयाम स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर और 12 संकेतक भी शामिल होते हैं। इसमें पोषण, बाल मृत्यु दर, स्कूल शिक्षा के वर्ष, स्कूल में उपस्थिति, स्वच्छता और बैंक खाता जैसे मानक भी शामिल होते हैं। यह केवल आय के आधार पर ही नहीं बल्कि अभावों के आधार पर गरीबी को भी मापता है। अब इसके नाम में जैसे लिखा है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, है ना, तो इसमें पॉवर्टी पर भी बात होती है, पॉवर्टी को भी मेजर करता है। हालिया रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में गरीबी की संख्या में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज करी गई है। यह सूचकांक ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव की कार्यप्रणाली पर आधारित है। नीति आयोग की 7E परियोजना का मुख्य लक्ष्य किस क्षेत्र में परिवर्तनकारी सुधार लाना है? सड़क परिवहन सुरक्षा, स्कूली शिक्षा प्रणाली, लघु और सूक्ष्म उद्योग, नगर निगम प्रशासन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या होगा? स्कूल शिक्षा प्रणाली। 7E का पूर्ण रूप है सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल एजुकेशन। इसका उद्देश्य राज्यों को उनकी स्कूली शिक्षा प्रणाली को अधिक प्रभावी और परिणामों की बनाने में मदद करना है। इसमें ओडिशा,
झारखंड और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों ने सक्रिय भागीदारी की है और ये परियोजना शिक्षा के क्षेत्र में रोल मॉडल राज्य बनाने पर केंद्रित है और यह सीखने के परिणामों यानी कि लर्निंग आउटकम्स के मूल्यांकन पर ज्यादा एम्फेसिस करता है। नीति आयोग द्वारा संचालित महिला उद्यमिता मंच विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म WEP का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? महिला क्रिकेट को बढ़ावा देना, महिला उद्यमियों के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना और उन्हें संसाधन प्रदान करना, महिलाओं के लिए अनिवार्य सरकारी नौकरी सुनिश्चित करना, केवल ग्रामीण महिलाओं को मुफ्त स्मार्टफोन देना या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जैसा आपको नाम से पता चल रहा है विमेन एंटरप्रेन्योरशिप, तो ये किससे संबंधित है? महिला उद्यमियों के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना और उन्हें संसाधन प्रदान करना। WEP महिला उद्यमियों को मेंटरशिप, फंडिंग सहायता और कौशल प्रशिक्षण के लिए एक इंटीग्रेटेड पोर्टल प्रदान करता है। ये इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और कर्म शक्ति के 3 स्तंभों पर आधारित है। ये सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से संचालित होता है और इसका उद्देश्य महिला नेतृत्व वाले उद्यमों की संख्या में वृद्धि करना है। और नीति आयोग इस मंच के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को आर्थिक नियोजन का हिस्सा बनाता है। नीति आयोग द्वारा शुरू किए गए शून्य अभियान का संबंध किस आर्थिक गतिविधि से है? शून्य बजट प्राकृतिक खेती, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के माध्यम से शून्य प्रदूषण वितरण को बढ़ावा देना, शून्य राजकोषीय घाटा प्राप्त करना, भ्रष्टाचार को पूरी तरीके से समाप्त करना या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के माध्यम से शून्य प्रदूषण वितरण को बढ़ावा देना। शून्य अभियान उपभोक्ताओं और उद्योगों के साथ मिलकर ई-कॉमर्स वितरण में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने की एक पहल है। इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण को कम करना है। इसमें 130 से अधिक कॉर्पोरेट भागीदार शामिल हैं और ये अभियान फेम 2 योजना के उद्देश्यों के अनुरूप है। यह हरित परिवहन और सतत शहरी नियोजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। 1944 में भारतीय उद्योगपतियों द्वारा प्रस्तुत बॉम्बे प्लान, अ प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर इंडिया के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन गलत है? इस योजना में अर्थव्यवस्था पर राज्य के कड़े नियंत्रण और हस्तक्षेप का समर्थन किया गया है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य 15 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दुगना करना था, ये भी ठीक है। इसने भारी उद्योगों और बुनियादी ढांचों के विकास पर विशेष बल दिया, ये भी बिल्कुल ठीक है। इस योजना का नेतृत्व JRD टाटा और घनश्याम दास बिरला जैसे उद्योगपतियों ने किया था, ये भी ठीक है। यानी कि इसमें से कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है। तो इसका उत्तर क्या होगा? ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब देख लेते हैं बॉम्बे प्लान 8 प्रमुख उद्योगपतियों द्वारा तैयार किया गया था, जिसमें औद्योगिक विकास के लिए राज्य के हस्तक्षेप को आवश्यक माना गया था। इसका लक्ष्य 15 वर्षों में राष्ट्रीय आय को तिगुना करना और प्रति व्यक्ति आय को दुगना करना था। यह योजना पूंजीवादी स्वरूप की होने के बावजूद सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को स्वीकार करती थी। इस योजना को टाटा बिरला योजना के नाम से भी जाना जाता था। इसने कृषि क्षेत्र में सुधार के साथ साथ बुनियादी ढांचेगत निवेश पर भी जोर दिया था। अब इसके आगे क्वेश्चन खुशबू मैम आपसे डिस्कस करेंगे। थैंक यू मैम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग लेखपाल की एक सीरीज़ चला रहे हैं और लेखपाल का एग्ज़ाम आपको मई लास्ट तक देखने को मिलेगा। तब तक आप इन क्लासेस को देखें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। इसके अलावा हम जो PYQs हैं, UPSSC आयोग ने अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं हर सब्जेक्ट के, सब्जेक्ट वाइज वो आपकी क्लासेस ली जा रही हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन आपको पढ़ाया जा रहा है, कंप्यूटर पढ़ाया जा रहा है, पॉलिटी पढ़ाई जा रही है। तो वो सारी क्लासेस भी आप देखते चलें और आपको कोई भी डाउट है या आपके कोई प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इस सीरीज़ में जो हम पढ़ाते हैं, जो मेरा सेक्शन है वो है ग्राम विकास, UPG के, कंप्यूटर और DI। तो आइए देखते हैं इसके क्वेश्चन। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का प्राथमिक केंद्र क्या है? तो अगर आप इसको देखेंगे तो आप देखेंगे इसका आंसर जो है वो C है। ग्रामीण कृषि और गैर कृषि उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति के लिए फीडर पृथक्करण। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि ग्रामीण कृषि और गैर कृषि उपभोक्ता के लिए जो बिजली का फीडर होता है, ठीक, उसको अलग करना। जो कृषि करते हैं उनको अलग फीडर से जोड़ना और जो गैर कृषि की लोग रहते हैं उनको अलग फीडर से जोड़ना। ठीक है, ये चीज इसका उद्देश्य है। अब इसमें क्या है? 24/7 जो बिजली है उसकी उपलब्धता सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। फीडर पृथक्करण
कृषि क्षेत्र की नियमित बिजली और घरेलू उपभोक्ताओं को निरंतर बिजली मिलना संभव होता है। ठीक, इनसे पूर्ववर्ती राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का प्रतिस्थापित रूप है। देखिए, इसके पहले राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना चलती थी, जिसको प्रतिस्थापित करके हमने दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना शुरू करी, जिसका काम क्या है, 24/7 बिजली की उपलब्धता कराना, जिसमें हमने ग्रामीण कृषि और गैर कृषि उपभोक्ताओं के फीडर को अलग कर दिया। ये 3 पॉइंट इसके ध्यान रखिएगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, जिसको हम PMG दिशा बोलते हैं, के तहत प्रति परिवार कितने व्यक्तियों को डिजिटल रूप से साक्षर करने का रखा गया है? तो ये आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर है परिवार का केवल एक सदस्य। हर परिवार में अगर एक सदस्य भी डिजिटली साक्षर हो जाएगा तो वो अपने पूरे परिवार को डिजिटली साक्षर बना पाएगा। इसलिए हम हर परिवार से एक को साक्षर करेंगे और उससे पूरा परिवार डिजिटल साक्षर होने के रास्ते में आगे बढ़ जाएगा। तो ये सोचकर सरकार ने योजना लॉन्च की। अब देखिए, इस योजना का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल विभाजन, जिसको हम डिजिटल डिवाइड कहते हैं। ठीक है, देखिए डिजिटल डिवाइड क्या होता है, जैसे शहर में क्या हो रहा है, शहर में आप देखेंगे, मान लीजिए शहर में एक परिवार रहता है, उसमें 2 बच्चे हैं, माता पिता हैं, दोनों बच्चे बड़े स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, उनके पास अपने फोन है, माता पिता के पास अपने फोन है, तो उन चारों के पास फोन है, तो उनके पास 4 फोन। और गांव में आप जाएंगे तो 1 फोन होता है किसी एक परिवार के जो मुखिया है उसके पास। वो भी जरूरी नहीं है कि वो टच स्क्रीन हो या इंटरनेट उसमें हो, वो एक कीपैड वाला भी फोन यूज करते हैं। तो वो डिजिटल डिवाइड हो गया कि शहर में सभी के पास इंटरनेट सुविधा है, सभी के पास मोबाइल है, सभी के पास लैपटॉप इंटरनेट है, और गांव में किसी एक के पास है। तो इस डिवाइड को कम करने के लिए योजना लाई गई है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके तहत 18 से 60 वर्ष की आयु के व्यक्तियों को कंप्यूटर और डिजिटल उपकरणों के उपयोग का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक, जैसे मान लीजिए मोबाइल भी है, अब जैसे बहुत ज्यादा गांव में लोग पढ़े लिखे भी नहीं होते, तो उनको क्या करेंगे, हम उनको ट्रेन कर देंगे, उनकी ट्रेनिंग लगा देंगे, उनको सिखा देंगे, समझा देंगे कैसे आप इंटरनेट का यूज कर सकते हैं। अब देखिए, इंटरनेट का यूज तो हर फील्ड में होता है, चाहे वो एग्रीकल्चर है। मान लीजिए कोई किसान का बेटा है, उसको सिखा दिया गया इंटरनेट यूज करना, उसने अपने पिता को मदद कर दी कि कैसे खेती में इंटरनेट का यूज करें। ठीक, दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल साक्षर कार्यक्रम है ये भी याद रखिएगा। अब अगला देखिए, स्वामित्व योजना का मुख्य तकनीकी आधार क्या है, जिसके माध्यम से ग्रामीण भूमि का सीमांकन किया जाता है? तो स्वामित्व योजना क्या कर रही है, इसमें जो टेक्निक यूज करी जा रही है वो ड्रोन टेक्निक है ना। देखिए, स्वामित्व योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक प्रदान करती है। ड्रोन सर्वेक्षण के माध्यम से गांव की आबादी भूमि की सटीक मानचित्रण करती है। अब ड्रोन से क्या कर रहे हैं, हम पूरा मैपिंग कर रहे हैं। तो जितनी मैपिंग है, मान लीजिए कोई एक गांव है, उसकी पूरी जितनी भी जमीन है, जितना भी एरिया, उसको हम ड्रोन से मैपिंग कर दिए। तो जब ड्रोन से आप मैप करेंगे तो ड्रोन में कैमरे होते हैं, मैपिंग होती है, वो इतनी एक्यूरेट होती है, तो एग्जैक्टली जो भी जमीन है उसका ब्यौरा पहुंच जाएगा सरकार के पास, और उसको हम ग्रामीण लोगों के मालिकाना हक तक पहुंचा पाएंगे। ये चीज इसका उद्देश्य है। ग्रामीण को ऋण और अन्य वित्तीय लाभ लेने के लिए वित्तीय संपत्ति के रूप में उपयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी गांव में कोई जमीन है, उस जमीन पे आप लोन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए उसका एक डेटा तो होना चाहिए, तो वो डेटा इस मानचित्रण से बना लिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, ये सारे ही क्वेश्चन जो थे आज वो योजना से लिए गए, और आप लेखपाल का 2019 का या 2015 का जो पेपर हुआ था उसमें अगर आप देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि योजना से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक, तो ये योजना अच्छे से तैयार कर लीजिए। अब इसमें आप देखेंगे तो गांव की पहचान बनाए रखते हुए वहां शहरी सुविधाएं प्रदान करना। देखिए, रर्बन की बात हम लोग ने इसके पहले भी क्लास में की है कि रर्बन का मतलब होता है रूरल प्लस अर्बन, तो इन दोनों को मिलाते हैं तो रर्बन बनता है। तो मतलब है तो ग्रामीण, पर वहां पर सुविधाएं हम शहरी पहुंचा दें। ठीक, ये चीज काम कर रहे हैं, गांव की पहचान बनाए रखते हुए वहां पर शहरी सुविधाएं पहुंचा देना। जैसे इंटरनेट पहुंचा दीजिए, अच्छा स्वास्थ्य पहुंचा दीजिए, अच्छी शिक्षा पहुंचा दीजिए, सड़क पहुंचा दीजिए, वहां से लोग सामान ला के शहर में अपना आसानी से बेच सकें। ठीक, जहां विकास का व्यापक संभावनाएं होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका उद्देश्य आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाना है और ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल विकास करना है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। अब हम आ गए अपने यूपीजी के क्वेश्चन पे। आपको पता है 20 क्वेश्चन आने हैं लेखपाल के एग्जाम में,
और लेखपाल छोड़ दीजिए, आप यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्जाम दें, उसमें आपको 15 से 20 क्वेश्चन यूपी स्पेशल के मिलने ही मिलने हैं। जूनियर असिस्टेंट में पूछे गए, लोअर पीसीएस में पूछे जाएंगे और लेखपाल में, या इसके अलावा जो भी एग्जाम होंगे। अब देखिए, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किस शहर से संबंधित हैं? तो ये आपको बताना है, ये पटियाली शहर का नाम था। पटियाली, अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में पटियाली, जो इस समय कासगंज में है, ये भी पूछ लेता है। वहां पे पटियाली नहीं लिखेगा, सिर्फ कासगंज लिख देगा। तो अगर मान लीजिए कासगंज लिख के आ गया तो आप आंसर लगा देंगे कासगंज। ठीक, याद रखिएगा, कासगंज को ही पटियाली भी कहा जाता था, या फिर वहां पर एक जगह है जो पटियाली है। वे दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत जो हुआ उसमें दरबारी कवि थे, और भारत में जो गजल गायकी है उसके जनक भी माने जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि भारत में गजल गायकी के जनक किसको कहा जाता है? अमीर खुसरो को। और दिल्ली सल्तनत में वो दरबारी कवि थे, ये ध्यान रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1858 में दिल्ली विभाग को उत्तर पश्चिम क्षेत्र से अलग कर दिया गया और उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा से स्थानांतरित कर दी गई। तो आगरा से स्थानांतरित करके कहाँ बनाई गई थी? आगरा से स्थानांतरित करके राजधानी बनाई गई थी, ठीक है, इलाहाबाद। ठीक, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ये लखनऊ नहीं होगा, इसमें आंसर होना चाहिए ई, इलाहाबाद था। इलाहाबाद के बाद लखनऊ को लखनऊ शिफ्ट किया गया। तो देखिए 1858 में दिल्ली से उत्तर प्रदेश के भाग को अलग कर दिया गया। जब अलग किया गया तो दिल्ली के पास आगरा पड़ता है, आगरा से राजधानी हटाई गई। तो आगरा से राजधानी हटा के यूनाइटेड प्रोविंस की राजधानी आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित कर दी गई। बाद में 1920 में प्रांतीय चुनाव के बाद राजधानी को पुनः लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया। तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक, फिर 1921 में विधानसभा परिषद की स्थापना लखनऊ में हुई और 1935 तक सचिवालय भी लखनऊ में स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक, अब उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 1935 के बाद स्थायी राजधानी लखनऊ को बना दिया गया। तो ये सीक्वेंस याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ, कि पहले क्या नाम था, फिर क्या नाम हुआ, बाद में क्या नाम हुआ, इससे क्वेश्चन, और कब क्या हुआ, ये एक क्वेश्चन इससे बनता है इस टॉपिक से। ठीक है, ये आप तैयार करिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से संबंधित स्वतंत्रता संग्राम के महानायक प्रमुख निम्नलिखित में से कौन थे? तो उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले में स्वतंत्रता नायक कौन थे? तो ये आपको बताना है। तो वो अगर आप देखेंगे तो उनका नाम है बख्त खान। ठीक, ये आप ध्यान रखिएगा। बख्त खान 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के महानायक थे। वे बिजनौर जिलों से संबंधित थे और दिल्ली के विद्रोह का नेतृत्व किया। तो ये आप ध्यान रखिएगा, बख्त खान का संबंध कहाँ से है? बिजनौर जिले से। अब देखिए, अवधि किसान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें लिखा हुआ है कि अब देखिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 कथन दिए हैं। इन कथन को आप पढ़ेंगे, फिर इसमें बताना है कितने कथन सही है। 2 कथन, 3 कथन, 4 कथन, इस तरह के भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो आप इस तरह के भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। प्रतापगढ़ 1920 में इसकी स्थापना की गई। ठीक, ये पहला सही है कि गलत है, आपको बताना है। किसानों के विरुद्ध तालुकादारों की दमनकारी प्रवृत्ति के विरोध में बनाई गई, ये आप ध्यान रखिएगा। इसमें लिखा किसानों के विरुद्ध तालुकादारों की दमनकारी प्रवृत्ति के विरोध में बनाई गई अवधि किसान सभा। ये इससे संबंधित पूछ रहा है कि अवधि किसान सभा, पहला पॉइंट क्या है? प्रतापगढ़ 1920 में इसकी स्थापना की गई। किसकी? अवधि किसान सभा की। ये बात सही है कि गलत है? फिर किसानों के विरुद्ध तालुकादारों की जो दमनकारी नीति थी उसके विरोध में बनाई गई। फिर आप देखेंगे नजराना और बेगार समाप्त करने की मांग की गई। फिर आप देखेंगे महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं का ध्यान आकर्षित किया जिन्होंने इसके उद्देश्य का समर्थन किया। चरण सिंह द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अब इसमें आपको देखना है कि इसमें कितने फैक्ट सही है। तो आप अगर देखते जाइए तो इसमें सबसे आखिरी वाला फैक्ट गलत है कि जो चरण सिंह थे उन्होंने इसकी स्थापना नहीं की। तो आप ये ध्यान रखेंगे। इसका मतलब अवधि किसान सभा, ये आप ध्यान रखिएगा, 1920 में बनी, प्रतापगढ़ में बनी। पहली बात सही। तालुकादारों के दमनकारी नीति का विरोध किया, नजराना और बेगार को समाप्त करने की बात करी। गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू का का ध्यान आकर्षित किया इन्होंने, और उन लोगों ने इनका समर्थन किया, ये गलत है। चरण सिंह ने इसकी स्थापना नहीं की थी। तो आप ये इस तरह से देखेंगे तो आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा 4 स्टेटमेंट सही मिले, 1 स्टेटमेंट गलत है। अब अवधि किसान सभा की स्थापना 1920 में प्रतापगढ़ में हुई, ये आपने समझ लिया। ठीक है, इसमें ये ध्यान रखिएगा कि जो चौधरी चरण सिंह थे उन्होंने इसकी स्थापना नहीं की थी। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें अगला क्वेश्चन है 1800
57 के विद्रोह के निम्नलिखित केंद्रों को उनके संबंधित नेताओं से मिलाएं। देखिए इस तरह के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, मिलान करने वाले। 4 ऑप्शन दे दिया, उनको 4 से मिलाना है। ठीक, अब इसमें आपको मिलाना है। अब इसमें ये पूछ लिया है कि कौन सा किससे मिला हुआ है। अब देखना है पहला, दूसरा, तीसरा। लखनऊ में कौन था, इलाहाबाद में कौन था, मेरठ में कौन था और मथुरा में। देखिए 1857 की क्रांति भारत में जहां जहां हुई, हर वो जगह आपके लिए महत्वपूर्ण है। पर अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, नहीं भी है निवासी तो भी आपको उत्तर प्रदेश में कहां पर कौन था नेतृत्व करने वाला वो पता होना चाहिए। तो लखनऊ में बेगम हजरत महल, फिर इलाहाबाद में, अब इसको आप देखेंगे तो लखनऊ में बेगम हजरत महल, इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली। अब यहाँ पर मिलाइए मौलवी लियाकत अली। ठीक, तो ये आपका सही है। उसके बाद फिर मेरठ में देवी सिंह और मथुरा में कदम सिंह। तो मेरठ में देवी सिंह, मथुरा में कदम सिंह, ये हमें मिलाना है। ठीक, तो यहाँ पर ये डायरेक्ट ही मिला हुआ है। तो इसमें आंसर अगर आप देखेंगे तो ABCD हो जाएगा इसका आंसर। एक सेकेंड। ठीक, इसमें देखिए यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गया है, ये यहाँ पर लिखा होना चाहिए था थोड़ा ऊपर नीचे। पर अगर आप इसको देखेंगे, इस तरह के मिलान को करने वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो 1 2 3 4 मिलान मान लीजिए आपको करना था, तो ये A है, ये B है, ये C है, D है। तो 1 का मिलान A से हो गया, 2 का मिलान B से हो गया, 3 का मिलान C से हो गया और 4 का मिलान जो है वो D से हो गया, है ना। देखिए इसमें कदम सिंह जो है वो मथुरा के थे। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे तो अगर हम देखें तो आंसर ABCD होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर आंसर नहीं है तो हम E लगा देंगे। आंसर इसका है ABCD। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद ठीक, आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला, एक आंदोलन, एका आंदोलन है। ये एक आंदोलन नहीं, इसको एका आंदोलन बोलते हैं। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। एका आंदोलन 1921 से 1922 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से कौन सा गलत है ये आपको बताना। देखिए ये चीज भी बहुत ध्यान से पढ़िएगा, इन कथनों में कौन सा सही है, इन कथनों में कौन सा गलत है। ये इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, गलत की जगह सही आंसर टिक कर देंगे, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। अब इसमें आपको एक चीज ये याद करनी है, जो एका आंदोलन है वो 1920 और 21 के टाइम पे हुआ था। अब इसमें एका ही इसको पढ़िएगा। एका आंदोलन का नेतृत्व बहराइच के पासी आदिवासी किसानों ने अंग्रेजों के खिलाफ किया था। यह आंदोलन मुख्यतः जमींदारी नीतियों के खिलाफ, ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ विद्रोह था। इस आंदोलन के प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था। यह आंदोलन पहले लखनऊ में शुरू हुआ, बाद में बाराबंकी, हरदोई, बहराइच और सीतापुर तक फैला। तो आपको इसमें देखना है। देखिए एक आंदोलन का नेतृत्व मदारी पासी ने किया था और यह आंदोलन मुख्यतः जमींदारों के खिलाफ था, न कि जमींदारी द्वारा ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ था। ठीक, तो ये चीज आप ध्यान देंगे। अब इसमें देखिए आपको कितने फैक्ट मिल गए। एक का आंदोलन का नेतृत्व बहराइच के पासी आदिवासी, ये एकदम सही बात है। यह आंदोलन मुख्यतः जमींदारी नीतियों के लिए था, जमींदारी नीतियों के खिलाफ, ब्रिटिश नीतियों के लिए नहीं था। ठीक है, क्योंकि देखिए किसान का डायरेक्ट संबंध किससे था, जमींदार से। तो उसको ये चीज नहीं समझ में आती थी कि जो जमींदार है उसके ऊपर जो ब्रिटिश सरकार है वो उन्हें प्रेशराइज कर रही है या वो उनको परेशान कर रही है, इसलिए वो किसान को परेशान कर रहा है। उनको लगता था कि हमको जमींदार ही परेशान कर रहा है, तो वो डायरेक्ट विद्रोह जो करते थे वो जमींदार के खिलाफ करते थे, तो जमींदारी नीति के खिलाफ। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। और इसमें ये आंदोलन प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समर्थन प्राप्त था, ये आप ध्यान रखिएगा, ये अच्छा फैक्ट है। अगर डीप में क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ से पूछ लेगा। पहले लखनऊ में, देखिए लखनऊ, बाराबंकी, हरदोई, बहराइच और सीतापुर, ये 5 जिले के नाम आप याद रखिएगा। कभी कभार पूछ लेता है इनमें से कौन सा जिला एका आंदोलन से संबंधित नहीं है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखिए। मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध सूफी संत का नाम बताइए जो उत्तर प्रदेश से थे, जिन्होंने आखिरी कलाम और पद्मावत की रचना की थी। तो आप इसका आंसर देखेंगे तो इसका आंसर है मलिक मोहम्मद जैसी। ठीक, ये नाम याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले से संबंधित थे और उन्होंने पद्मावत तथा आखिरी कलाम जैसे प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की थी। तो ये याद रखिएगा, पद्मावत सबको पता होता, पद्मावत मूवी आने के बाद मलिक मोहम्मद जैसी का नाम सबने याद कर लिया था, पर आखिरी कलाम भी उनकी एक रचना है, ये नाम याद रखिएगा। ठीक, अब अगला, अब हम आ गए अपने कंप्यूटर के सेक्शन में। आपको पता है कि 15 अंक आपको कंप्यूटर से मिलने हैं, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़िए। कंप्यूटर सिस्टम में अंक गणितीय तर्क इकाई क्या करती है? अब ये अंक गणितीय और बूलियन लॉजिकल गणना करती है, ALU। हमने आपको बताया है
कि सीपीयू होता है, जो सीपीयू 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक होता है एएलयू, एक होता है सीयू, एक होता है मेमोरी यूनिट। तो यहाँ पे मेमोरी स्टोरेज का काम होता है कंट्रोल यूनिट, ये अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक में वो मैथमेटिकल काम करता है और लॉजिकल यूनिट में जोड़ना घटाना, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इस पे काम करता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। कंट्रोल यूनिट जिसका काम होता है डेटा के वो नियंत्रण करना, जो भी इंफॉर्मेशन आती है डेटा के प्रवाह को। ठीक, एएलयू प्रोसेसर का वह हिस्सा है जो डेटा प्रोसेसिंग के केंद्र में होता है और यह सीपीयू के निर्देशों को निष्पादित करने में सहायता करता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकासकर्ता प्रौद्योगिकी विकास के साथ सुसंगत नहीं है। अब इसमें इन्होंने नाम दिए हैं जो इन्वेंशन जिन्होंने किया है और किस चीज का इन्वेंशन किसने किया है ये लिखा हुआ है। तो इसमें आप देखेंगे तो इसमें आंसर टिम बर्नर ली, ये गलत है। ठीक है, इसका आंसर ये गलत है, सॉरी ये सही है। इसमें आंसर जो है वो एलन ट्यूरिंग है। सॉरी, कभी कभार गड़बड़ हो जाती है। इसका आंसर है एलन ट्यूरिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट। ये डेटाबेस मैनेजमेंट के नहीं थे। अगर आप एलन ट्यूरिंग के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि डेटाबेस मैनेजमेंट से इनका संबंध नहीं था। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। अब आप इसमें देख लीजिए, जॉन वॉन न्यूमैन जो थे वो कंप्यूटर आर्किटेक्चर से संबंधित थे। जैक किल्बी जो थे वो इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी से संबंधित थे। टिम बर्नर ली वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, टिम बर्नर ली का, जो वर्ल्ड वाइड वेब से संबंधित है। ठीक है, इसके आविष्कारक में इनका नाम आता है। ठीक, आप ये ध्यान रखिएगा। और एलन ट्यूरिंग को हम फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कहते हैं। ठीक, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। एलन ट्यूरिंग का नाम आपको पता होना चाहिए, डेटाबेस मैनेजमेंट से नहीं है, ये आपको ध्यान रहना चाहिए। ठीक, और हम आगे देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा जॉन बैकल और उनकी टीम द्वारा इंटरनेट बिजनेस मशीन आईबीएम में 1954 में विकसित की गई थी। हमने आईबीएम के बारे में आपको बताया है और इसके पहले भी आईबीएम के बारे में बहुत बार बात हो चुकी है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, जो हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, इसके बारे में बात हुई थी। तो आप देखेंगे हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, ये हो गया हाई लेवल लैंग्वेज, फादर ऑफ मॉडर्न। अब अगर हाई लेवल लैंग्वेज की बात करेंगे तो ये वो लैंग्वेज होती है जो इंग्लिश में या मैथमेटिकल, जिसमें हम प्रोग्रामिंग करते हैं, जनरली प्रोग्राम जिसमें बनाए जाते हैं। लो लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है, ये होती है आपकी मशीन लैंग्वेज। ठीक, मशीन लैंग्वेज, तो इसमें हम क्या करते हैं, प्रोग्राम को हम इसमें कन्वर्ट करते हैं। तो हमने देखा था कि इसका काम कौन करता है, वो कंपाइलर करता है। ठीक, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और आगे हम इसमें देखते हैं तो वो कौन सी लैंग्वेज हो जाएगी, कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा जॉन बैकल और उनकी टीम द्वारा इंटरनेट बिजनेस मशीन आईबीएम, ठीक, आईबीएम का फुल फॉर्म ये था, ने में 1954 में विकसित करी। तो आप इसका नाम देखेंगे तो इसका नाम था फॉर्ट्रैन। ठीक है, फॉर्ट्रैन, ये नाम आप ध्यान रखिएगा। वर्ष 1954 में फॉर्ट्रैन विकसित की गई थी। ठीक है, और इसमें अगर आप देखेंगे तो हमने कोबाल के बारे में भी कल पढ़ा था, इस पे क्वेश्चन था, तो ये भी आप रिवाइज करिएगा कल की क्लास से। और ये भी आपकी एक हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक, तो इसके बारे में भी पढ़िएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली का आधार क्या होता है। जैसे हम लॉगरिथमिक या लॉग स्केल पढ़ते हैं तो उसका बेस 10 होता है, वैसे ही हेक्साडेसिमल जो संख्या है उसकी प्रणाली का बेस क्या होता है, तो हेक्साडेसिमल में ये आ जाएगा 16। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, कभी कभार इस तरह के स्टैटिक क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं, तो आपने देखा ही होगा, ये वैल्यू आपको पता होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, याद रखिएगा, गलत भी हो सकते हैं। हेक्साडेसिमल जो होता है उसकी आधार प्रणाली 16 होते हैं। इसमें संख्याओं को दर्शाने के लिए 16 प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। ठीक, अब हम आ गए अपने कंप्यूटर के लास्ट क्वेश्चन में। पहला दूरसंचार उपकरण क्या है, टेलीफोन, टेलीग्राम, टेलीविजन, कंप्यूटर। तो ये होगा टेलीग्राम। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, टेलीग्राम जो था वो पहला दूरसंचार उपकरण था। फिर हम आ गए अपने डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन में। जैसा कि आपको रोज बताया जा रहा है हर क्लास में ये चीज कि डेटा इंटरप्रिटेशन के 10 क्वेश्चन आने हैं
और हो सकता है 2 ग्राफ से 5-5 क्वेश्चन आ जाए या अलग अलग ग्राफ से कई क्वेश्चन आए, तो वो तो एग्जाम में डिपेंड करेगा, पर आप हर तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके एग्जाम में जाइए। और डेटा इंटरप्रिटेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप फुल में फुल स्कोर कर सकते हैं। 10 नंबर का अगर आना है तो 10 में 10 आपको मिल जाएंगे। ठीक, चलिए प्रैक्टिस करते हैं। ये एक ग्राफ दिया हुआ है, ये कैसा ग्राफ है? लाइन ग्राफ। ठीक, इस ग्राफ में अगर आप देखेंगे तो एक कोई टेक स्टार्टअप है जिसमें उसका 5 वर्षों का जो रेवेन्यू हुआ है, राजस्व, ठीक, वो दिया गया है। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। अब इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2021 से 2022 तक राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, यह हमें देखना है। तो 2021 से 2022 इन दोनों का देखना है। राजस्व की वृद्धि देखिए, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये वैल्यू है 50, यहाँ 50 है, और 22 में 80 है। तो राजस्व की वृद्धि यहाँ से कितनी हुई? 80। पहले हमें निकालना है वृद्धि, तो अगर आप वृद्धि निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी? 80 माइनस 50, कितनी वृद्धि हुई? 30 की। अगर वृद्धि का प्रतिशत निकालना है तो यहाँ पर वैल्यू रहेगी वृद्धि की, और नीचे हो जाएगा 80 माइनस यहाँ पे 50 हो जाएगा, क्योंकि 2021 के कंपैरिजन में हम देख रहे हैं। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 60। ठीक है, 60% की वृद्धि हुई। ठीक, ये आपका आंसर हो गया 60। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा है वर्ष 2019 से 2023 की अवधि में औसत राजस्व कितना रहा। अब 2019 से 2023 में औसत राजस्व आपको निकालना है। तो ये है 40, फिर है 60, फिर 50, फिर 80, फिर 110। ठीक, अब हमें को इस पहले कुल निकालना है। कुल निकालते हैं, औसत कैसे निकालते हैं? टोटल को हम ऐड करते हैं और जितने नंबर होते हैं उससे डिवाइड करते हैं। 1 2 3 4 5, 5 से इसको डिवाइड करिए, ये आ जाएगा 40 60, ये 100 हो गया। उसके बाद ये आप देखेंगे तो 100, ये 150, 150 में आपने 100 और जोड़ा 250, 250 में 10 जोड़ा तो 260 हो गया, और 260 में अगर आप 80 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 340। ठीक, अब इसको भाग कर दीजिए 5 से, 5 36, 5 8 40, 68, ये आ गया आपका आंसर। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखिए, पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी। अब किस वर्ष प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी, यह हमें देखने के लिए देखिए वैल्यू पहले देख लीजिए। यहाँ पर 40 से 60 गए तो 20 की वृद्धि हुई, यहाँ पर आए तो 10 की हानि हो रही है। फिर यहाँ पर हमने देखा तो 50 से 80 गए, 30 की वृद्धि हुई, 80 से यहाँ पर 20 की वृद्धि हुई। तो वैल्यू में तो सबसे ज्यादा वृद्धि यहीं पर हुई है। ठीक, अगर आप देखेंगे तो इसमें पूछा है प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक किस में हुई। तो प्रतिशत वृद्धि के लिए अब हमें 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 इन सब का निकालना पड़ेगा। तो 2023 का कंपैरिजन तो हो नहीं सकता क्योंकि 2024 की वैल्यू दी नहीं हुई है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा वैल्यू यहाँ पर है। ठीक, अगर आप देखिए तो 30, यहाँ पे 50 और यहाँ पे 100, 50 दूनी 100, यहाँ 60% की वृद्धि हो रखी है अगर हम देखें 2022 में। ठीक है, अब 1 2 और चेक कर लीजिए, इसमें ऑप्शन में क्या क्या है? 2020, 22, 23 और 21। 2021 में देखिए, 21 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हानि हो रही है। पहले मान लीजिए राजस्व 60 था, इस बार 50 ही आया, तो पिछले बार से कमी हुई ना, तो ये तो होगा नहीं। फिर उसके बाद 2020 देखिए, 20 है, 2020 देखिए तो ये 40 है, ये 60 है, तो 20 की बढ़त हुई 40 पे, तो ये आ जाएगा 20 दूनी 40, 2 ये 50% की वृद्धि हुई। ठीक, एक हमने देख लिया 2019 पे, 2020 पे, 2021 पे, 2022। 21 तो होगा नहीं, 20 में वैल्यू 22 से कम है। अब 2023 में देखना है। ठीक, 23 में देखेंगे तो 80 से हम गए हैं 110 पे, तो 20 की वृद्धि हुई, यहाँ 80 हो जाएगा। 100, अगर इसको आप काटेंगे 4, ठीक, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25। देखिए अब अगर आप देखें तो यहाँ डिनोमिनेटर में 80 है, यहाँ डिनोमिनेटर में 40 है, यहाँ 50 है, यहाँ वैल्यू ज्यादा है। ठीक, यहाँ पे आपका जो वैल्यू आया है 60, ये 60%, 50%, 25, तो इसका मतलब 60 वाला सबसे बड़ा हो जाएगा। तो 2022 में 60% की वृद्धि हुई, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए,
यदि 2024 का लक्ष्य 2023 की तुलना में 20% वृद्धि है तो लक्ष्य राजस्व क्या होगा। अब 2024 का लक्ष्य बताना है, 23 का दिया है। 2023 में राजस्व कितना हुआ 110 और 2024 में लक्ष्य है 2023 का 20% वृद्धि, ये लक्ष्य है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, 2023 में 110, अगर आप इसका 20% वृद्धि निकालें, ठीक, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ठीक, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 22 वैल्यू बढ़ेगी तो 110 में आपको 22 ऐड करना पड़ेगा, 2 ये 3 और 1 ये 132, ठीक, ये आना चाहिए 132, यहाँ पर 132 नहीं है, आंसर आपका ये हो जाएगा, ठीक। ये चीज ध्यान रखिएगा कि ई ऑप्शन भी आंसर आएगा। अब 132 आया, अब यहाँ पर हम फिर से इसको लगा रहे हैं कि यार 132 तो है ही नहीं ऑप्शन में, है ही नहीं ऑप्शन में, एक ऑप्शन ई भी तो है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि ई को ध्यान ही नहीं दे रहे, ये ऑप्शन हम आदत में ऐसे होता है ना कि हमें ऑप्शन ई लगता ही नहीं है, पर जिन्होंने पेट का एग्जाम दिया है अब वो धीरे धीरे फेमिलियर हो रहे हैं ऑप्शन ई से। ये भी बहुत महत्वपूर्ण ऑप्शन बनकर उभर रहा है अब धीरे धीरे। अगला क्वेश्चन देखिए, 2019 से राजस्व का 2023 के राजस्व से अनुपात कितना है, ठीक। तो अगर आप 2019 में राजस्व देखेंगे तो 40 है, 2023 में राजस्व देखेंगे तो 110 है। अगर हम ये देखें तो अनुपात 4:11 है, ये लिखा हुआ है, ठीक। तो ये हो गए आपके डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये क्लासेस समझ में आ रही होंगी, और अगर आपके कोई प्रश्न है या डाउट है तो आप उन्हें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, हम उस पर ज़रूर आपको रिप्लाई करेंगे। ऐसे ही पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।